वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपको पता है कि हम और शिखा मैम दोनों ही आपकी एक ही पेपर को शेयर कर रहे हैं। आगे की 2 यूनिट वो पढ़ाएंगी और 2 यूनिट मैं पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आपको करना क्या है, टॉपिक्स हम कवर करते जाएंगे, पढ़ाते जाएंगे, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते जाएंगे। तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि समय कम है, काम नहीं हो पाएगा तो शॉर्ट नोट्स खरीद लें। ये सब कुछ नहीं करना। हम लोग विद इन टाइम लिमिट में ही आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे और जहाँ कोई ज़रूरत पड़ेगी वहाँ संगीता मैम भी आएंगी और चीज़ों को कवर कराएंगी। आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, प्रॉपरली होंगे, आपको एक एक चीज़ समझाई जाएगी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरत है तो टाइमली क्लास में आने की, कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं, जो टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ने की और उन पर प्रॉपर नोट्स बनाने की। आप अभी से नोट्स बनाएँगे तभी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँगे एग्ज़ाम में। तो मैं आपको यूनिट 3 पढ़ा रही हूँ। यूनिट 3 का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है लर्निंग का। अब क्या है लर्निंग? लर्निंग से आप सभी परिचित होंगे, है ना? लर्निंग यानी कि सीखना। ज़िंदगी में हम सब सीखते आए हैं, बचपन से लेके अभी तक सीख ही रहे हैं और हो सकता है बुढ़ापे तक सीखते ही रहेंगे, इवन सीखते ही जाएँगे। हो कह सकता है, होता ही है कि हम दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये लर्निंग होती कैसे है? कैसे ये लर्निंग होती है, हम कैसे चीज़ों को सीखते हैं? सपोज़ करिए बचपन में जब आप पैदा हुए तो एकदम से चलने लगे? नहीं, हमने चलना सीखा, पढ़ना सीखा, खाना सीखा, कब रोना है, कब सोना है, ये सब सीखा। तो ये सीखा कैसे? कैसे हमने ये सब चीज़ें सीखी? सीखना जो है या हमारी जो लर्निंग है, ये टोटली डिपेंड करती है हमारी प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस जब हम बार-बार करते हैं, यानी कि जब हम बार-बार अभ्यास करते हैं, तो हम चीज़ों को सीखते जाते हैं। तो जो हमारी लर्निंग है सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है किस पे? प्रैक्टिस पे और हमारे एक्सपीरियंसेस पे ये डिपेंड करती हैं। किसी भी कार्य में या कोई किसी भी कार्य में किसी भी स्किल्स को सीखने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? उसको लर्न करना पड़ता है ना? हमने आज आपको सिलाई मशीन दे दी, तो आप उसी उसी दिन सिलाई करने लगोगे? नहीं, पहले आपको सीखना पड़ता है। तो लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ पे जब भी हमें किसी चीज़ को करना होता है। ठीक है, कई बार होता है कि हमसे बहुत सारी एरर्स होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, तो वो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। एरर कर करके, एरर यानी कि त्रुटियाँ कर करके ही तो हम सीखते हैं किसी चीज़ को। और जैसे-जैसे ये त्रुटियाँ या कठिनाइयाँ यानी कि एरर्स कम होती जाती हैं, हम उस काम को सीखते जाते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है, हमारी लर्निंग इंक्रीज़ होती है। आप लोग को मैं मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी क्योंकि बेटा हमारे क्लास में इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे हैं और हिंदी मीडियम के भी बच्चे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पीपीटी को इंग्लिश में लिखा है और इसको मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में समझा रही हूँ। तो व्हाट इज़ लर्निंग? लर्निंग इज़ द प्रोसेस बाय व्हिच अ relatively lasting change in potential behavior occurs because of practice और experience। वही हमने बात की कि एक रिलेटिवली लास्टिंग चेंज है, बहुत ही समझ लो लास्टिंग चेंज जो काफी समय तक रहता है और वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है। किसकी वजह से? प्रैक्टिस की वजह से और एक्सपीरियंस की वजह से। समझ रहे हो ना? यही बात हो रही है, लाइफ में यही होता है ना। हम लर्निंग कैसे करते हैं? जब हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे बिहेवियर में खुद ब खुद चेंज आने लगता है। बचपन में जहाँ माँ बाप हमें पेंसिल पकड़कर लिखना सिखाते थे, अब आपको लिखाने आते हैं क्या कॉलेज में? खुद ही लिख लेते हो ना? तो ये क्या हुआ? ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस की फलस्वरूप हमारे बिहेवियर में एक लॉन्ग लास्टिंग चेंज आया है, जो हमारे बिहेवियर में दिखता भी है। अभी आप ही की उम्र के किसी बच्चे को अगर उसके माँ बाप पढ़ाने लगे या हाथ पकड़ के लिखाने लगे तो हम सबका ध्यान उधर जाएगा ना। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा इसके बिहेवियर में पैसा चेंज क्यों नहीं आया जैसा कि हमारे बिहेवियर में है। तो ये तो समझ में आ गया कि बिहेवियर
में जो चेंज आ रहा है पहला, वो तो हमारे एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस की वजह से है। और लर्निंग क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस बाय विच अ रिलेटिवली लास्टिंग चेंज इन पोटेंशियल बिहेवियर अकर्स बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। बहुत ही सिंपल सा है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, कई तरह की डेफिनेशन है कि लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन। ठीक है, एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन का प्रोसेस है लर्निंग, है ना। इसी तरीके से अगर हिंदी में बात करें हम, तो एटकिंसन ने भी बोला था कि अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम या सीखना कहलाता है। ठीक है, अभ्यास के फलस्वरूप मतलब कि जब हमने खूब सारी प्रैक्टिस की तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे बिहेवियर में रिलेटिवली परमानेंट चेंज आया, दैट इज कॉल्ड द अधिगम या सीखना। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? लर्निंग मे बी डिफाइंड एज अ रिलेटिवली पोटेंशियल चेंज। लर्निंग may be defined as a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice, है ना। एटकिंसन, ATKINSON, एटकिंसन ने 2000 में ये डेफिनेशन बताई, यानी कि अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम सीखना या अधिगम कहते हैं। ये हमारा एक डेफिनेशन हो गया। इसके बाद एक डेफिनेशन और बताती हूँ, बहुत सारी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, आप लोग को और भी प्रोवाइड करूंगी नोट्स में। अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन अधिगम है। ठीक है, थकान, कुपोषण, चोट या अन्य कारणों से उत्पन्न परिवर्तन इसमें शामिल नहीं होते। ठीक है, अगर थकान की वजह से कोई चेंज आ रहा है, हम खाना खा के सो गए क्योंकि उससे पहले हमने बहुत काम किया था, तो ये अधिगम नहीं हो जाएगा कि हमें खाना खा के सोना ही है ना। वो तो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की वजह से हमारे बिहेवियर में चेंज आया, है ना। तो हम थक के सो जाएं या थकान, कुपोषण, चोट की वजह से जो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, दैट इज नॉट कॉल्ड द अधिगम या लर्निंग। ठीक है, ये किसने कहा था? कून ने एंड मिट्रर ने, COON, कून एंड मिट्रर, MITTERER, ये इन्होंने कहा था 2007 में। लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज दैट कैन बी attributed to experience but not to fatigue, malnutrition, injury and so forth। ठीक है, ये हमारा मिटर ने और क्रून ने कहा था। बहुत सारी डेफिनेशन है, कोई भी दो डेफिनेशन समझ लीजिए कि एफर्ट्स की वजह से या एक्सपीरियंस की वजह से जो भी हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है वही हमारा अधिगम है। ठीक है, यही होता है ना, हमने जो एफर्ट्स करते हैं, घर में काम करते हो, बचपन से ही आटा गूंथना, रोटी बनाना आता है या साइकिल चलाना आता है? नहीं। जब हम धीमे धीमे प्रैक्टिस करते हैं और हमें थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस भी होता जाता है कि हमें इस तरीके से नहीं करना, इस तरीके से गलत हो जाएगा, हमें इसी तरीके से करना है, दैट इज द राइट वे। तो जब हम इस तरीके से चीजों को करते जाते हैं तो क्या होता है, हम एक सही तरीका सीख जाते हैं और लर्निंग डेवलप हो जाती है उस स्टिमुलस से हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, बहुत सारी लर्निंग में विशेषताएं पाई जाती हैं। ये विशेषता है कि लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर विच कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, है ना। ये तो सही बात है, एक कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन है बिहेवियर में, मतलब निरंतर चेंज आता जाएगा आपके बिहेवियर में और थ्रू आउट लाइफ होगा ये तो। ठीक है, ऐसे ही लर्निंग परवेसिव होती है, हमेशा के लिए ही है। ठीक है, लर्निंग इन्वॉल्व्स द होल पर्सन सोशली, इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली। ऐसा तो है नहीं कि जब लर्निंग कर रहे हैं हम तो हमारा शरीर हमारे साथ नहीं या हमारा मन हमारे साथ नहीं। जब हम लर्निंग करते हैं तो पर्सन की पूरी पर्सनैलिटी, वो सोशली भी, इमोशनली भी और इंटेलेक्चुअली भी उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, लर्निंग इज ऑफन अ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, चेंज किस में आ रहा है? हमारे बिहेवियर में, पूरे इसके ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ रहा है। लर्निंग एक डेवलपमेंट है। ठीक है, लर्निंग इज रिस्पॉन्सिव टू इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स के प्रति एक तरह का रिस्पॉन्स भी है। ठीक है,
पॉजिटिव इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं रिवॉर्ड के फॉर्म में, और निगेटिव इंसेंटिव भी हो सकते हैं सच एज पनिशमेंट के फॉर्म में। लर्निंग इज ऑलवेज कंसर्न विद गोल। लर्निंग मोस्टली क्या करता है, गोल्स के साथ स्टिक रहता है ना। कई बार हम कहते हैं कि चैप्टर याद करके आना, नहीं याद करके आते, नहीं याद करके आओगे तो ग्रेड्स कट जाएंगे। तब क्या होता है, जब हम उसे गोल्स के साथ स्टिक कर देते हैं तो हम फटाफट लर्निंग सीख जाते हैं, याद करके आ जाते हैं। ठीक है। इंटरेस्ट एंड लर्निंग आर पॉजिटिवली रिलेटेड। लर्निंग के साथ हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो पॉजिटिवली रिलेट होता है। जब किसी चीज को सीखने में, अगर गाना हम लोग क्यों सीख जाते हैं, डांस करना हम लोग जल्दी क्यों सीख जाते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा इंटरेस्ट भी काम करता है। तो जो हमारा इंटरेस्ट यानी कि जो हमारी रुचि है वो लर्निंग के साथ यानी कि अधिगम के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ी होती है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड मोटिवेशन। जिस तरीके से हम बड़े होते हैं, परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं और मोटिवेट होते हैं, ठीक है, उस पे भी लर्निंग निर्भर करती है। ठीक है। अब इसके अलावा अभ्यास से कार्य में उन्नति होती है ना। जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हमारी बिहेवियर में या हमारे वर्क में प्रोग्रेसमेंट आती है। ऑब्वियस सी बात है, अभी तक जो काम हम दूसरों से कराते आए हैं, अगर हम खुद सीख लेते हैं तो क्या होता है, हमारे बिहेवियर में प्रोग्रेसमेंट आ जाती है और लर्निंग से हमारे वर्क में इम्प्रूवमेंट भी आता है, यानी कि सुधार आता है। तो ये सब चीजें याद रखनी, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आप नॉर्मली डेफिनेशन से भी आपको याद रहेगा कि कॉन्टिन्यूअस मॉडिफिकेशन प्रोसेस है, परवेसिव होता है ये। लर्निंग में इंसान कंप्लीटली इन्वॉल्व रहता है, सिर्फ एक पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरा कि लर्निंग में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिहेवियर में चेंज आता है। लर्निंग एक डेवलपमेंट प्रोसेस है, ये रिस्पॉन्सिव होता है इंसेंटिव के प्रति। लर्निंग में क्या होता है, गोल्स के साथ वो कंसर्न रहता है एंड लर्निंग में इंटरेस्ट भी पॉजिटिवली कोरिलेट होती है या रिलेटेड होती है। लर्निंग डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड मोटिवेशन। फिर अब हम बात करें, ये तो रही हमारी लर्निंग की बात कि आपको समझ में आ रहा हो कि लर्निंग है क्या, लर्निंग में किस किस तरह की चीजें होती हैं। लर्निंग आपकी कई तरह की भी होती है, मतलब कि कई मेथड्स भी इसमें पाए जाते हैं, कई तरह की लर्निंग हम सीखते हैं। लर्निंग को हम होल वर्सेस पार्ट लर्निंग भी कह सकते हैं, मैंने इसमें डिस्क्राइब नहीं किया है। होल और पार्ट मेथड क्या होता है, किसी सामग्री को एज अ होल सीख लेना, मतलब कि समग्र रूप से सीखा जा सकता है। जैसे 25 पंक्ति हैं किसी पोयम में या किसी कविता की 25 लाइनें हैं, तो हमने क्या किया, उसको एक ही बार में पूरा पढ़ के रट लिया। ठीक है। अब होल वर्सेस पार्ट है ना, यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमने 5 लाइनें पहले याद की, 5 लाइनें आधे घंटे बाद, 5 लाइनें उसके भी आधे घंटे बाद, यानी कि इसे पार्ट्स में पढ़ के याद कर लिया। ये पहला मेथड है लर्निंग का, होल वर्सेस पार्ट मेथड। होल मतलब कि कंप्लीटली एक साथ ही याद कर लेना, पार्ट यानी कि थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल के बाद उस चीज को याद करना। ठीक है। मैच्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। अच्छा, होल वर्सेस पार्ट को हम लोग कहेंगे पूर्ण बनाम अंश विधि। पूर्ण बनाम अंश विधि। ठीक है। होल मतलब पूर्ण, बनाम वर्सेस अंश यानी कि पार्ट मेथड। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा मेथड आता है मैच्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। मैच्ड यानी कि संकलित बनाम वितरित विधि। लिख लो, संकलित बनाम वितरित विधि यानी कि मैच्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। ठीक है। संकलित बनाम वितरित विधि। कुछ बच्चों ने लिखा है, कुछ ने नहीं लिखा, मुझे दिख रहा है बच्चों, अच्छे से लिख लो। मैच्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, किसी मटेरियल को याद करने या सीखने में जितने समय दिया जाता है उसे या तो उतने समय तक निरंतर रूप में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में हम बांट के सीखें। किसी काम को या तो हम 10 घंटे में लगातार सीख लें या किसी काम को हम 5 घंटे के बाद रेस्ट करें, फिर रेस्ट करें, फिर करें। ठीक है। तो वैसा ही होल पार्ट जैसा ही उसका कुछ एक सीन आ रहा है। ठीक है। तो ये मैच्ड वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड, एक साथ सीख लें या डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में हम सीखें।
ठीक है, तो ये तो छोटे छोटे टाइप अभी हम बता रहे हैं आपको। डिटरमिनेंट्स में पाए जाते हैं कई तरह के लर्निंग में, कि लर्निंग के डिटरमिनेंट्स भी लर्निंग पे डिपेंड करते हैं। जैसे नेचर ऑफ लर्निंग मटेरियल, जो आपको मटेरियल हमने दिया है वही इतना डिफिकल्ट है कि कितना भी हम कोई भी मेथड अपना रहे हैं कि वो याद नहीं हो पा रहा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन, अंदर से मोटिवेशन नहीं है। इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अंदर से इंटरेस्ट नहीं है चीजों को सीखने का। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब आपके अंदर सब चीजों की कमी पाई जाती है तो ये डिटर्मिनेंट्स क्या करते हैं, लर्निंग को कहीं ना कहीं कमजोर कर देते हैं। ठीक है, लर्निंग सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप सीखना चाह रहे हो, सब कुछ करना चाह रहे हो, पर वहां पे बहुत नॉइज है, प्रॉपर लाइट नहीं है, तो इससे क्या होगा, लर्निंग हमारी इफेक्ट करती है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, तो रही आपकी लर्निंग की, लर्निंग क्या होती है। अब हम आपकी बात करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की, कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है। आप कंडीशनिंग यानी कि एसोसिएशन द्वारा सीखना, मतलब कि साहचर्य द्वारा सीखना। लाइफ में हम दाल के साथ क्या खाते हैं, चावल। पेंसिल के साथ क्या किसका जोड़ा है, रबड़ का। क्यों, क्योंकि बचपन से हम देखते आ रहे हैं, तो हमने पेंसिल रबड़, दाल को दाल दाल पूरी नहीं हो सकती, दाल चावल ही क्यों होता है, क्योंकि बचपन से हमने उसका एसोसिएशन देखा, एक लिंकअप देखा कि दाल के साथ हमेशा हमें चावल ही खाने को मिला, पेंसिल के साथ मिटाने के लिए रबड़ ही होती है। ठीक है, कुर्ते के साथ पजामा, पैंट के साथ टी शर्ट, है ना, क्योंकि एसोसिएशन, जब हम किसी चीज को एसोसिएशन यानी कि लिंक करके सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंडीशनिंग। ठीक है, अब कंडीशनिंग में दो तरह की कंडीशनिंग आती है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है हमारी, उसे पैवोलियन कंडीशनिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसे पैवलोव, इवान पैवलोव ने दिया था, PAVLOV, पैवलोव ने दिया था, इसलिए इसे क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। हिंदी में इसको कह सकते हो बेटा प्राचीन या पावलियन अनुबंधन, प्राचीन या पावलियन अनुबंधन। यहाँ पे मैं एक चीज और बता दे रही हूँ, जैसे बच्चों के अंदर बहुत कंफ्यूजन है कि मैं हिंदी मीडियम की हूँ या मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ, फॉर्म हिंदी में भर दिया या इंग्लिश में भर दिया। बेटा इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें। कंफर्ट जोन आपका होना चाहिए, इससे कोई बात नहीं है कि आपने क्या लिख दिया। बस आपने साइकोलॉजी लिया है तो आप साइकोलॉजी में जो भी चीज लर्न कर रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, उसको प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो आपका होना चाहिए। आइदर वो इंग्लिश, आइदर वो हिंदी, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो उसमें लिखो। ठीक है, मिक्सअप लैंग्वेज भी लिख सकते हो, कि आपने हेडिंग्स डाल दी क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके बाद आपने हिंदी में लिख दिया, या बीच में मिक्सअप लैंग्वेज लिख दी, जिसे हम लोग इंग्लिश भी कहते हैं, कि इवान पैवलोव आपने इंग्लिश में लिख दिया, उसके बाद कि इन्होंने प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत दिया था, ऐसे करके भी लिख सकते हो, मिक्सअप लैंग्वेज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो है हमारी, वो प्राचीन या पावलियन अनुबंधन कहलाती है। इसे इवान पावलोव ने दिया था, इसलिए इसे पावलियन अनुबंधन कहा जाता है। अब पावलोव थे कौन, पावलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, प्राचीन अनुबंधन प्रक्रिया को एक तरीके से इस्टेब्लिश करने का जो बहुत ज्यादा श्रेय है, वो नोबेल पुरस्कार विजेता पावलोव 1927 में को दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने ही अपने जो बहुत ज्यादा इन्होंने इस काम को करने के लिए अपने एफर्ट्स दिए हैं, इसकी वजह से इनको ही इसका दाता यानी कि फादर माना जाता है। पैवलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे हु वाज डूइंग रिसर्च ऑन डाइजेशन, जो कि हमारी डाइजेशन सिस्टम जो होता है, किस तरह पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम किस तरह काम करता है, इस पे काम कर रहे थे। His research was aimed at better understanding the digestive pattern in dogs. उनका एम था यह जानना कि किस तरह जो डॉग्स होते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम काम करता है, ताकि पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है हमारे यहाँ किस पे होता है, एनिमल्स पे, देन उसको कोरिलेट किया जाता है मैन से या हमारी ह्यूमन बीइंग से। ठीक है, तो ये डॉग्स के डाइजेशन सिस्टम पे काम कर रहे थे। इन्होंने देखना चालू किया कि जब हम एनिमल यानी कि डॉग के सामने फूड लाते हैं तो सेलिवेशन होने लगता है, यानी कि स्लाइवा यानी कि लार बनने लगती है। फिर इन्होंने देखा कि जो खाना लेके आता है तो कई बार उसकी पैरों की आवाज सुन के ही स्लाइवेशन यानी कि
डॉग के मुंह में लार आना शुरू हो जाती है। तो अब इनको इस पे काम करना था कि कैसे ये कंडीशनिंग कि उसके पैरों की आवाज और खाना उसने जोड़ लिया। ठीक है, कई बार तो वो खाना भी नहीं ला रहा है, फिर भी उसके मुंह में स्लाइवेशन हो रहा है कि वो आएगा तो खाना लाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या बात की थी कि यहाँ पे लर्निंग किसके द्वारा है, कंडीशनिंग के द्वारा, यानी कि लिंकिंग के द्वारा, यानी कि एसोसिएशन के द्वारा। जब हम किसी दो चीजों को जोड़ लेते हैं दैट इज कॉल्ड द एसोसिएशन, और एसोसिएशन के द्वारा सीखने को ही हम कंडीशनिंग कहते हैं। और कंडीशनिंग यहाँ दो तरह की है, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग बेटा पैवलोव ने दी है, और वहीं जब हम बात करेंगे अभी आगे चल के ऑपरेंट कंडीशनिंग की, वो हमारी स्किनर ने दी है। अब यहाँ पे इन्होंने बताया, आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, हम एसोसिएशन करेंगे। ठीक है, एसोसिएशन की बात हो रही है जिसे पैवलोव ने दिया था। इन्होंने बताया कि लर्निंग टू एसोसिएट एन अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, दैट ऑलरेडी ब्रिंग्स अबाउट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। अनकंडीशनल स्टिमुलस इन्होंने किसको कहा है, फूड को अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशंस के जो रिस्पॉन्स डेवलप कर दे। ठीक है, कोई बहुत अच्छी आपकी जिसको आप पसंद करते हैं, चॉकलेट्स को, मिठाइयों को, कोई भी बहुत ही अच्छी चीज जिसको देख के आपके मुंह में पानी आ जाए, दैट इज कॉल्ड द अनकंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि अनानुबंधित उद्दीपक। कोई कंडीशन नहीं है जिसके प्रेजेंट होते ही आपके मुंह में पानी आ जाए, है ना। जो चीज आपको देखते ही मुंह में पानी आ जाए दैट इज कॉल्ड द अनकंडीशनल स्टिमुलस, जो आपके अंदर अपने आप ही रिस्पॉन्स, ये नहीं कि सिर्फ स्लाइवेशन का, कोई भी रिस्पॉन्स डेवलप करा दे। किसी चीज को देखते ही आपके अंदर गुस्सा आ जाए, किसी चीज को देखते ही आपके अंदर खुशी आ जाए, दैट इज कॉल्ड द अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, और जो आपके अंदर तुरंत हो जाए इसको देख के, दैट इज कॉल्ड द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके टर्म्स पे ध्यान दीजिएगा। अनकंडीशनल स्टिमुलस वो स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी कि कोई भी चीज हो सकती, कोई स्थान, व्यक्ति या कोई सामान भी हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ खाने की चीजें, स्टिमुलस कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जिसको देख के हमारे मुंह में या हमारे अंदर कोई रिस्पॉन्स डेवलप हो जाए। अनकंडीशनल कोई कंडीशन नहीं है, अपने आप ही चीजें हो रही हैं उसको देख के। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि लर्निंग to associate an unconditional stimulus that already brings about a particular response with a new stimulus so that the new stimulus brings about the same response। मतलब कि जब हम अनकंडीशनल स्टिमुलस को प्रेजेंट करते हैं तो वो अपने आप ही एक रिस्पॉन्स डेवलप करता है, पर जब हम अनकंडीशनल स्टिमुलस को किसी नए स्टिमुलस या कंडीशनल स्टिमुलस को के साथ जोड़ देते हैं तो वो भी वैसा ही रिस्पॉन्स डेवलप करता है। ठीक है, ये आपको अभी समझना है कैसे। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ, सिंपल फॉर्म में बताते जाऊंगी जब तक नहीं समझ में आएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, कंडीशनल स्टिमुलस एक अलग चीज है, अनकंडीशनल स्टिमुलस एक अलग चीज है। ठीक है, देखो ये था पहले तो पैवलोव का एक्सपेरिमेंट। पैवलोव ने क्या किया था, ये डॉग है, ये डॉग पे पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, ऐसे ही पूरा वहाँ का सिचुएशन रहा था कि उन्होंने ये जो डॉग था उसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब डाल दी थी ताकि वो उसके स्लाइवा, जो उसके अंदर स्लाइवा डेवलप होता है, उसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकें। फिर उन्होंने देखा था कि जब उसको वो फूड देते थे या मीट पाउडर देते थे तो उसके अंदर कितना स्लाइवा या लार बनती है। फिर इन्होंने देखा कि जब वो फूड नहीं भी दे रहे हैं, सिर्फ वहां फूड स्टेप्स जो देने जाता है उसकी ही आवाज सुन के उसके मुंह में स्लाइवा बनने लगता है। तो वो दोनों को एसोसिएट करके देख रहे थे कि उसने कितनी जल्दी ये लर्न कर लिया कि फूड को देख के तो उसके मुंह में स्लाइवा आ रहा है, पर फुट स्टेप को सुन के भी उसके अंदर स्लाइवा आ रहा है, क्योंकि उसने भोजन को, मीट पाउडर को और कदमों की आवाज, फुट स्टेप यानी कि कदमों की आवाज जो खाना देने जा रहा है, उन दोनों की चीजों को कोरिलेट कर दिया कि मतलब कोई आ रहा है चल के, दैट इज द मीन कि वो उसके लिए खाना भी ला रहा है। तो उसने क्या किया, एसोसिएशन सीख लिया ना कि वो आएगा तो खाना भी लेके आएगा।
तो एसोसिएशन सीखने की वजह से क्या हुआ, उसके मुंह में स्लाइवा उतना ही ज्यादा डेवलप हुआ। इस स्लाइवा क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि उसने लर्निंग कर ली एक तरीके की। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट्स की। आप कंपोनेंट सीख लोगे तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 4 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो, नोट्स कैसे बनेंगे सब बताएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखो, जब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो नोट्स लिखने में भी इजी रहेगा। 4 कंपोनेंट्स मेन है इसमें। अनकंडीशनल स्टिमुलस, एक ऐसा स्टिमुलस जो आपके अंदर कोई भी रिस्पॉन्स ट्रिगर कर दे या कोई भी रिस्पॉन्स डेवलप कर दे। जैसे कि यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में फूड, मीट पाउडर या हमारी पेडिग्री है। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, किसी भी अनकंडीशनल स्टिमुलस को देख के जो रिस्पॉन्स डेवलप हो जाए दैट इज कॉल्ड द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, किसी भी अनकंडीशनल स्टिमुलस को देख के जो रिस्पॉन्स डेवलप हो जाए दैट इज द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। यानी कि यहाँ पे अनकंडीशनल स्टिमुलस को देख के, यानी कि फूड को देख के या मीट पाउडर या पेडिग्री को देख के डॉग के अंदर स्लाइवेशन डेवलप हुआ, तो ये क्या हो गया, स्लाइवेशन अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। मतलब कि कोई भी कंडीशंस नहीं रखी गई। अब कंडीशनल स्टिमुलस क्या हो जाएगा, कंडीशनल स्टिमुलस, पहले हम बेल बजाएंगे तो डॉग को कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा उसको क्या, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो स्लाइवेशन नहीं करेगा। लेकिन जब हम बेल बजाई और फूड साथ में दे दिया, बेल बजाई और फूड सामने प्रेजेंट कर दिया, तब उसने क्या किया, बेल को और फूड को, कि जब भी बेल बजाई जाएगी तो फूड मिलेगा, उन दोनों को आपस में एसोसिएशन सीख लिया। ठीक है, तो भी इसमें लिखा है आप प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस दैट व्हेन पेयर्ड विद एन अनकंडीशनल स्टिमुलस ट्रिगर्स अ कंडीशनल रिस्पांस। मतलब कि पहले अगर हम सिर्फ बेल बजाएं तो कोई रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन जब हम बेल और फूड एक साथ प्रेजेंट कर दें या बेल बजाए और फिर फूड दे दें, तो अगर अनकंडीशनल रिस्पांस डेवलप हो जाए दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल स्टिमुलस। अब कंडीशनल रिस्पांस क्या हुआ, कंडीशनल रिस्पांस मतलब उसके अंदर स्लाइवेशन यानी कि लार तो आई, लेकिन किसी स्पेसिफिक कंडीशनल स्टिमुलस की वजह से आ रही है ना, तो इसलिए हम इसको, अब यहाँ पे जो हमारा यूसीआर था वो हमारा सीआर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है बेटा, यूसीएस यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनानुबंधित उद्दीपक जो अपने आप ही सामने वाले में प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दे। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि ऐसा रिस्पॉन्स जो अनानुबंधित उद्दीपक को देख के आपके अंदर उत्पन्न हो जाता है, वो अनानुबंधित प्रतिक्रिया कहलाता है या अनुक्रिया कहलाता है। कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि आपका ऐसा स्टिमुलस जो जब यूसीएस के साथ पेयर किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो वो सामने वाले के अंदर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो जा करा देता है। और कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि जब यूसीएस और सीआर, आपके यूसीएस और सीएस को प्रेजेंट किया जाता है, तो आपके अंदर जो डेवलप होता है दैट इज कॉल्ड द कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, फिगर्स को देख देख के पढ़ना, समझ में आएगा। अब यहाँ पे और क्लियर होगा कि कैसे हो रही है चीजें। अब इसमें पहले देखो, पहले फिगर में क्या दिख रहा है, पहले वाले जहां कोई कंडीशनिंग नहीं है, पहले आपने अगर डॉग को हड्डी दी, हड्डी यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस है, हड्डी उसका भोजन है भाई, ठीक है, तो हमने अगर उसको फूड दिया तो अनकंडीशनल स्टिमुलस था फूड, और कंडीशनल रिस्पॉन्स डेवलप हुआ उसके अंदर, यानी कि स्लाइवेशन, उसकी लार निकली। तो ये हमारा पहले था, और पहले यही था अगर हमने बेल बजाई, यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस एक ही चीज है बेटा। ठीक है, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया उसने, ये पहले की बात थी। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या सिखाया उन्होंने, पैवलोव ने, कि जब हमने बेल को और फूड को एक साथ प्रेजेंट किया या बेल बजाई और फूड दिया, तो डॉग के अंदर अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि लार डेवलप हो गई। ठीक है, जब हम सिर्फ अनकंडीशनल स्टिमुलस देंगे, बेल के साथ प्रेजेंट नहीं करेंगे, तो जो होगा वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहलाएगा। पर जब हम फूड को कंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस के साथ प्रेजेंट करेंगे, यानी कि बेल हमारा कंडीशनल स्टिमुलस यानी कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, उसके साथ प्रेजेंट करेंगे, तब जो डॉग के अंदर रिस्पॉन्स आएगा दैट इज कॉल्ड द अनकंडीशनल रिस्पॉन्स।
इसकी वजह से क्या हुआ, अब हम खाली भी बेल बजाएंगे तो भी उसको लगेगा कि उसका खाना आ रहा है और वो स्लाइवेशन उसके अंदर आने लगेगा, यानी कि कंडीशनल रिस्पॉन्स CR डेवलप हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो कंडीशनिंग की थ्योरी है, क्लासिकल कंडीशनिंग, इसमें कई तरह के टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग है। फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, टेम्पोरल कंडीशनिंग और साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। अब ये जो कंडीशनिंग है हमारी, जिसमें सबसे पहले फॉरवर्ड कंडीशनिंग है। फॉरवर्ड कंडीशनिंग क्या कहलाती है, क्या है? फॉरवर्ड कंडीशनिंग में आपका मतलब कई तरह के कंडीशनिंग बताई गई है। फॉरवर्ड कंडीशनिंग में सबसे पहले हम CS प्रेजेंट करते हैं, यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, यानी कि बेल बजा दी, और उसके बाद हम UCS, फिर हमने फूड दे दिया। ये होता है फॉरवर्ड कंडीशनिंग में। ठीक है। CS यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, UCS यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस। CS यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस जो किसी कंडीशन पे बेस्ड है, यानी कि बेल। UCS यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस जो किसी भी कंडीशन पे बेस्ड नहीं है, यानी कि फूड। ठीक है। पहले हम CS देंगे, फिर हम UCS देंगे। दैट इज फॉरवर्ड कंडीशनिंग। फॉरवर्ड कंडीशनिंग के दो टाइप और हैं। डिलेड कंडीशनिंग, जिसको हम फॉरवर्ड कंडीशनिंग ही बोलते हैं, इसमें भी वही सेम चीज है। पहले हम CS देंगे, फिर हम UCS देंगे। पहले हम बेल बजाएंगे, फिर हम अनकंडीशनल स्टिमुलस देंगे। ठीक है। ये डिलेड यानी कि विलंबित कंडीशनिंग या विलंबित अनुबंधन कहलाएगी। अब ट्रेस कंडीशनिंग क्या हो गई? ट्रेस कंडीशनिंग वो कंडीशनिंग है जिसमें पहले हम CS देते हैं और फिर UCS देते हैं, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद हम UCS देते हैं। CS देंगे पहले और काफी समय बीतने के बाद हम UCS देंगे। बेल बजा दी, इसलिए मैंने वॉच लगाई है बीच में, देखो, और काफी समय जब बीत गया तब हमने क्या दे दिया, उसको फूड दे दिया। दैट इज द ट्रेस कंडीशनिंग। फिर है हमारा बैकवर्ड कंडीशनिंग। बैकवर्ड कंडीशनिंग क्या होता है हमारा? Backward conditioning occurs when a conditional stimulus immediately follows a conditional stimulus. ठीक है, यानी कि पहले UCS पहले और CS बाद में जब प्रस्तुत किया जाए। पहले UCS यानी कि पहले फूड दे दिया हमने और फिर बेल बजाई, दैट इज द बैकवर्ड कंडीशनिंग। पहले फूड दिया, पहले हम क्या करते, बेल बजा रहे थे, फिर फूड दे रहे थे। अब यहाँ पे उल्टा कर देंगे, यानी कि पृष्ठमुखी अनुबंधन है ये। पहले हमने फूड दे दिया और फिर बेल बजाई, दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड कंडीशनिंग। यही लिख दोगे तो काम चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर है अपने आप पे। टेम्पोरल कंडीशनिंग में क्या है? इसमें कोई भी कंडीशनल स्टिमुलस हम लोग यूज नहीं करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बल्कि हम कि डिफरेंट टाइम इंटरवल पे या 10-10 मिनट बाद या 5-5 मिनट बाद ही हम क्या करते हैं, UCS देते जाते हैं। अनकंडीशनल स्टिमुलस को हम प्रेजेंट तो करते हैं, पर हम एक रेगुलर इंटरवल में हर 5 मिनट बाद हमने खाना दिया या हर 5 मिनट बाद हमने एक पेडिग्री का गोली दे दी उसको। ठीक है, दैट इज द टेम्पोरल कंडीशनिंग। साइमल्टेनियस कंडीशनिंग में क्या होगा, हम UCS और हमारा जो CS है एक साथ साइमल्टेनियस होता है बेटा सहसामयिक अनुबंधन, यानी कि साथ में देना, साथ ही में प्रेजेंट करना। आपने UCS दिया और CS भी साथ ही में प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो वो कंडीशनिंग सीख जाएगा। बहुत ध्यान से पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो था हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे पैवलोव ने दिया था। पैवलोव ने बताया कि जब हम किसी ऐसे स्टिमुलस को जो प्रारंभ में तो कोई रिस्पॉन्स डेवलप नहीं करता है, लेकिन जब हम उसे किसी ऐसे स्टिमुलस के साथ पेयर कर देते हैं जो कोई रिस्पॉन्स डेवलप कर सकता है, तो वो बाद वाला स्टिमुलस भी वैसा ही रिस्पॉन्स डेवलप करवाने में कामयाब होता है। दैट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग। अब हम बात करते हैं दूसरी कंडीशनिंग की, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग क्या है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग दी किसने? जैसे उसे पैवलोव ने दिया था, इसे स्किनर ने दिया था। ठीक है, BF स्किनर ने दिया था। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग को हम ऑपरेंट कंडीशनिंग या नैमिक्टिक अनुबंधन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम नैमिक्टिक अनुबंधन भी कहते हैं। इसमें नैमिक्टिक अनुबंधन की अवधारणा या अजम्पशन यह है कि प्राणी को वांछित उद्दीपक यानी कि डिजायर्ड स्टिमुलस या परिणाम या रिजल्ट प्राप्त करने या कष्टदायक उद्दीपक से बचने के लिए प्रत्याशित या उचित व्यवहार या उचित अनुक्रिया
कराई जाती है, जिससे उसके अंदर लर्निंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया, इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट, जिससे आप रीइंफोर्स हो जाते हैं, रीइंफोर्स यानी कि कोई रिवॉर्ड हो सकता है, पॉजिटिव रिवॉर्ड भी हो सकता है, नेगेटिव रिवॉर्ड भी हो सकता है। रीइंफोर्स इन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट आर यूज्ड टू ईदर इंक्रीज और डिक्रीज द probability that the behavior will occur again in the future। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हम reinforcement और punishment देते हैं, जिससे फ्यूचर में हमारा जो रिस्पॉन्स है वो या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। आपने मुझसे कुछ पूछा और मैंने आपको डांट दिया वहीं पे, तो क्या होगा, आगे आप क्या करोगे, या तो पूछना बंद कर दोगे या पूछना चालू रखोगे। तो इसमें क्या हुआ, ये इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग है। ठीक है, हमने और आपने हमसे कुछ पूछा, हमने आपसे प्यार से जवाब दिया, तो इससे क्या होगा, आपका बिहेवियर आगे फ्यूचर में बढ़ जाएगा। प्यार से जवाब दिया तो रीइंफोर्समेंट, डांट दिया तो पनिशमेंट। तो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में हम रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के द्वारा जो प्रोबेबिलिटी होती है हमारे बिहेवियर को बार बार करने की, उसको इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। ठीक है, a method of learning that occurs through reinforcement and punishment for behavior that is called the instrumental conditioning। We learn to perform certain behaviors more often because they result in rewards। हम बहुत सारे ऐसे व्यवहार करते हैं अपनी लाइफ में जो रिवॉर्ड की वजह से होते हैं, या ऐसे भी व्यवहार करते हैं इस वजह से भी करते हैं क्योंकि हमें पनिशमेंट मिलता है अगर हम वैसा नहीं करेंगे। तो बच्चे पढ़ाई करते हैं अपनी क्योंकि क्लास में उनको बहुत अप्रिशिएशन मिलता है, बहुत अच्छे ग्रेड्स मिलते हैं, मम्मी पापा अलग से प्यार करते हैं, सोसाइटी में एक अलग ही इमेज बन जाती है ना। तो ये जो बिहेवियर है अपना पढ़ाई करने का, खुद से अपने होमवर्क जो दिए हैं प्रॉपर काम करके दिखाने का टीचर को, ये क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्स किया गया। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, बेटा मिनट बच्चों, हाँ सॉरी बेटा, हाँ विंडो चली गई थी। हाँ, तो हम बता रहे थे कि हम लोग बहुत सारे काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें रिवॉर्ड मिलता है या रीइंफोर्समेंट मिलता है, इसलिए हम खुशी खुशी अपने काम को कर लेते हैं। और कई बार हम इसलिए भी करते हैं, कई बच्चे इसलिए भी अपना काम पूरा करते हैं क्योंकि क्लास में पनिशमेंट ना मिले या सबके सामने बेइज्जती ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशनिंग को हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। बीएफ स्किनर ने, जैसे कि पेवलोव ने डॉग्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, वैसे ही जो स्किनर थे इन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक स्किनर बॉक्स बनाया था और उसमें रैट को डाल दिया था। स्किनर बॉक्स देखो, इन आर टिपिकल एक्सपेरिमेंट आर रैट और पिजन। रैट भी डाल सकते थे, इन्होंने रैट पे भी किया था, पिजन पे भी किया था, इन्होंने उसको स्किनर बॉक्स में डाल दिया था। विच टेम्परेचर, लाइट और नॉइज कुड बी कैप्ट कांस्टेंट। इन्होंने टेम्परेचर उस स्किनर बॉक्स का, लाइट और नॉइज को कांस्टेंट स्थिर रखा था, मेंटेन करके रखा था। On one wall of the box there would be a lever and hooper that could be deliver a food pellet to the animal when the lever was pressed। इसमें एक लीवर था, जब वो प्रेस करता था, जो भी उसके अंदर रेट था या पिजन था, तो उसको फूड पैलेट यानी कि फूड की गोलियां मिलती थी। ठीक है, इनिशियली द रैट इज लाइकली टू वंडर अराउंड द बॉक्स aimlessly until it accidentally presses the lever and receives a food pellet। पहले तो जो रेड था वो इधर उधर भागता रहा, इधर उधर चीजों को दबाता रहा, लेकिन जब एक्सीडेंटली उसने उस लीवर को प्रेस किया जिससे फूड पैलेट्स मिलती थी, तो इससे क्या हुआ, वो फ्रिक्वेंटली उसी एक्टिविटी को बार बार करने लगा क्योंकि उसका जो बिहेवियर था वो रिवॉर्डेड हो गया, रीइंफोर्स हो गया।
और फ्यूचर में उसके उस बिहेवियर को करने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, अब उसे जब भी भूख लगती थी वो जाके वो जो बार था उसको प्रेस करता था और उसको फूड पैलेट मिल जाती थी। आप देख रहे होगे स्किनर बॉक्स है, एक पैलेट डिस्पेंसर भी बना हुआ है, डिस्पेंसर ट्यूब लगी हुई है, फूड कप भी है वहां पे, इलेक्ट्रिक ग्रिड है। इलेक्ट्रिक ग्रिड में इन्होंने क्या किया था, जब इलेक्ट्रिक ग्रिड पे उसे पनिशमेंट दिया गया था कि जब वो सही से नहीं दबा पाता था तो उसको पनिशमेंट मिलता था, तो वो प्रॉपरली उस चीज को करना सीख गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशनिंग बताई जा रही है कि कैसे कैसे कंडीशनिंग, कैसे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का इन्वेंशन हुआ। ठीक है, अब रीइंफोर्समेंट इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो रीइंफोर्समेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कई तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट और पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट। ठीक है, अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या हुआ, कोई भी सुखद वस्तु या उद्दीपक जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर होने पर प्रयोजक को प्राप्त होता है, कोई भी बहुत ही प्लेजेंट थिंग जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर होने पे हमारे प्रयोजक को प्राप्त हो रहा है या सामने वाले इंसान को प्राप्त हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि धनात्मक प्रबलन। ठीक है, हिंदी में से धनात्मक प्रबलन बोलेंगे, इंग्लिश में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे अच्छे अंक प्राप्त करना, खूब पढ़ाई की तो अच्छे अंक मिले। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या हो गया, किसी उचित व्यवहार के प्रतिदर्शित होने पर कष्टदायक जो चीज थी वो रोक दी गई। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया तो हमने आपको मारा नहीं, ये क्या हो गया है, हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, हमने जो चीज आपको बार बार हम आपकी पिटाई कर रहे थे क्योंकि आप प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, अब आपने प्रॉपर काम किया तो हमने आपको मारना छोड़ दिया। तो ये जो चीज थी, या घर में जो होता है, मम्मी पापा क्या करते हैं, बहुत डांटते हैं बहुत डांटते हैं, लेकिन जब आप अच्छा काम करने लगते हो तो वो अप्रिशिएट तो नहीं करते लेकिन डांटना छोड़ देते हैं, दैट इज द निगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि नकारात्मक प्रबलन। अब पनिशमेंट की बात आती है कि पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होता है, किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर, किसी अनुचित इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के घटित होने पर जो कष्टदायक उद्दीपक था को प्रस्तुत कर देना। ठीक है, किसी इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर के होने पर किसी कष्टप्रद वस्तु को प्रस्तुत कर देना, यानी कि आपने इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर किया, आपने जबान लड़ाई घर में, या आपने कोई नुकसान कर दिया तो आपकी पिटाई हो गई या डांट पड़ी, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, परीक्षा में या कम अंक आने पर छात्र की प्रशंसा ना करना या निंदा करना, ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, यानी कि धनात्मक दंड। फिर है आपका निगेटिव पनिशमेंट। निगेटिव पनिशमेंट क्या हो जाएगा, किसी अनुचित व्यवहार के घटित होने पर सुखद वस्तु जो थी आपकी, जैसे आपको मैं हर बार चॉकलेट देती थी तो आपने अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं किया तो मैंने आपकी चॉकलेट्स रोक दी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव पनिशमेंट। ओके, इससे क्या हो जाएगा, बिहेवियर डिक्रीज होगा और रीइंफोर्समेंट से बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। अब आता है शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट क्या होता है, 4 तरह के शेड्यूल्स बताए गए हैं बेटा। ठीक है, पहला है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल, निश्चित संख्या में अनुक्रिया कर देने पर पुरस्कार देना। रीइंफोर्समेंट डिपेंड्स ऑन अ डेफिनाइट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस, एक निश्चित संख्या में रिस्पॉन्सेस कर देने के बाद हमें जो पुरस्कार मिलता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड रेशियो। एक फिक्स्ड रेशियो है यानी कि स्थिर अनुपात। ठीक है, और शेड्यूल यानी कि सूची, ये प्रबलन अनुसूचियां हैं बेटा। फिक्स्ड रेशियो यानी कि स्थिर अनुपात सूची, एक निश्चित संख्या में अनुक्रिया कर देने पर जो पुरस्कार मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा है वेरिएबल रेशियो, नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस नीडेड फॉर रीइंफोर्समेंट वेरीज, यानी कि भिन्न भिन्न संख्या में अनुक्रियाएं करने पर पुरस्कार देना। डिफरेंट नंबर्स में आपने रिस्पॉन्सेस किए और हमने आपको क्या कर दिया, रिवॉर्ड कर दिया। फिर है फिक्स्ड इंटरवल। एक फिक्स्ड इंटरवल से पता चल रहा होगा कि एक फिक्स टाइम बीतने के बाद ही हम आपको रिवॉर्ड करेंगे। वेरिएबल इंटरवल, वेरिएबल इंटरवल मतलब कि वेरी कर रहा है, कभी हमने 1 घंटे बाद, कभी 2 घंटे बाद, कभी 3 घंटे बाद हमने आपको रिवॉर्ड किया उस एक सडन वर्क करने पे। ठीक है,
अब बात करेंगे क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। क्लासिकल कंडीशनिंग समझ में आई ना। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या हो रहा है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, कंट्रोल है, हम कहें कि अभी तुरंत ही स्लाइडेशन करो, हो जाएगा, नहीं होगा ना। इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस इसमें इंक्लूड होते हैं। वहीं ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमारे वॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस यानी कि अंदर से जो चाहत होती है, हम इसको सीख भी मन हो रहा है तो सीख लेते हैं, मन हो रहा है तो नहीं भी सीखेंगे। वॉलेंट्री हमारी इच्छा पे डिपेंड करते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, उसमें वॉलेंट्री होते हैं, ठीक है। ये हमारे अनैच्छिक होते हैं, वो ऐच्छिक होते हैं, यानी कि ये हमारी इच्छा पे डिपेंड करते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में। ऑपरेंट कंडीशनिंग में नहीं। क्लासिकल कंडीशनिंग में देखा ना आपने, उन्होंने किस पे प्रयोग किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, डॉग पे। और डॉग को स्लाइवेशन, स्लाइवेशन तो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता, तो ये ऑब्वियस सी बात है, इनवॉलेंट्री होगा। और वॉलेंट्री वहां पे यानी कि लर्निंग है, आपको रिवॉर्ड के द्वारा सिखाया गया और पनिशमेंट के द्वारा सिखाया गया, तो ये तो हमारा वॉलेंट्री है ना, हम किसी काम को करना चाहें या मना कर दें, ठीक है। अब क्लासिकल कंडीशनिंग में कैसे कोई चीज डेवलप हो रही है, अकर्स बिफोर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के पहले ही कोई चीज डेवलप हो जा रही है ना। आपने फूड दिया और तब रिस्पॉन्स आ गया, फूड को देखते ही रिस्पॉन्स आ जा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अकर्स आफ्टर रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स करने के बाद, ठीक है, आपने रिस्पॉन्स किया तब हम आपको पनिशमेंट या रिवॉर्ड देंगे। रोल ऑफ लर्नर इसमें क्लासिकल कंडीशनिंग में पैसिव है, ठीक है, जो लर्नर है उसका जो रोल है वो पैसिव होगा, लेकिन इस ऑपरेंट कंडीशन में एक्टिव होगा, वो एफर्टफुली सीखेगा, इन्वॉल्व रहेगा, तभी तो वो चीजों को सीख पाएगा, तो इसमें एक्टिव हो गया, यानी कि सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करता है वो। नेचर ऑफ लर्निंग क्या है, नेचर ऑफ लर्निंग में जो न्यूट्रल स्टूमुलस यानी कंडीशनल स्टूमुलस है बिकम्स अ सीएस, जो न्यूट्रल स्टूमुलस होता है वो क्या बन जाता है, एक सीएस बन जाता है, यानी कि कंडीशनल स्टूमुलस बन जाता है जब हम उसे एसोसिएट कर देते हैं अनकंडीशनल स्टूमुलस के साथ। और वहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ रिस्पॉन्स इज अल्टर्ड बाय कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से ही हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिस्पॉन्सेस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, हम ये बात करें। तो आपको डिफरेंसेस की बात आए तो वहां हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, वो वॉलेंट्री रिस्पॉन्स है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, यहाँ पहले से ही एक रिस्पॉन्स डेवलप हो जाता है और जब हम उसे किसी नए उद्दीपक के साथ जोड़ देते हैं तो वो वही रिस्पॉन्स करने लगता है जो पहला वाला रिस्पॉन्स डेवलप करा रहा था। तो बेटा ये तो रही आपकी कंडीशनिंग, ठीक है, और ये लर्निंग है, ठीक है, लर्निंग का चैप्टर था जिसमें आपने क्लास लर्निंग क्या होती है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कितने टाइप की लर्निंग है, ये सब आपने पढ़ा, और क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ी। ये था आपका पूरा फुल चैप्टर, जितना अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे से समझ में भी आएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे क्वेरीज भेजिए बेटा, मैं और कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझाने की। और नोट्स को साथ में कंप्लीट करते चले, और प्रॉपर नोट्स मैं देखूंगी, इसके प्रॉपर ग्रेड्स भी मिलेंगे आपको, इसमें कोई कंसेशन नहीं मिलने वाला, सबको प्रॉपर टाइम पे ही अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, ऑल द बेस्ट।